हाँ बच्चों, चलो अभी लास्ट वीडियो में ये देखो ऊपर के 4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बताया आप लोग को। यस, अच्छा कोई क्वेश्चन में मैंने आप लोग को फार्मूला टाइप करके बताया जिसमें वर्कशीट दे के रखी थी, और जहाँ नहीं दी थी मैंने आपको फार्मूला लिख के बताया, मतलब सॉल्व तो किए ना हमने। तो टोटल 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका एकदम अलग है, बिकॉज ये आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से बच्चों, ये नेस्टेड इफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं नेस्टेड इफ में अगर मैं बोलूँ ना कोई अच्छा एग्जाम्पल कौन सा, तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं एक्सेल के अंदर। हाँ बच्चे लोग अभी एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उन्होंने क्या बोला कि नेम और टैक्सेबल इनकम ऑफ अ 50%। देखो पर्सन बोला है, पर्सन मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 50 है, तो आप ड्रैग 51 तक करोगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो कंटेन हेडिंग है ना, देखो आगे दिया है ए और बी में आपने नेम और टैक्सेबल इनकम लिया है, और आगे लिखा है देखो फर्स्ट रो कंटेन हेडिंग एंड द रिमेनिंग रोज कंटेन डेटा। अगर फर्स्ट हेडिंग है रिमेनिंग डेटा होगा तो बच्चों डेफिनेटली ड्रैग आपका 51 तक आएगा फिर तो। ठीक है ना। राइट द स्टेप्स टू ऑब्टेन, राइट द स्टेप्स टू ऑब्टेन द इनकम टैक्स इन कॉलम सी, मतलब सी वाले कॉलम में आपको इनकम टैक्स निकालना है। बस एक ही फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला सीखने का एक तरीका है, एकदम ध्यान से बच्चे लोग, क्योंकि ये ना नेस्टेड इफ है, बट ये नेस्टेड इफ में इनकम टैक्स। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को एक अमाउंट दे के बताऊँ कि अगर अमाउंट, इफ़ द अमाउंट इज़ 5 लाख रुपीज़, अगर मैं किसी का इनकम 5 लाख बता रहा हूँ, तो ये स्लैब के हिसाब से उसको गवर्नमेंट को पे कितना करना पड़ेगा, ये स्लैब के हिसाब से उसको गवर्नमेंट को पे कितना करना पड़ेगा बच्चे लोग, ये जरा मैं मैनुअली निकाल के देता हूँ, फिर हम लोग फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है ना। इधर देखो 60,000 का 5% है, 1,40,000 का 10% है, और 2 लाख का 20% है। मतलब अगर मैं टोटल काउंट करूँ ना, 2 और ये ऊपर का दोनों का मिला के 2 यानी 4 लाख, मतलब एक्सेस में 1 लाख रुपीज़ जा रहा है। तो अगर 1 लाख रुपीज़ एक्सेस में जा रहा है तो 1 लाख रुपीज़ का 30%, 1 लाख रुपीज़ का 30%, तो 10% उसका 10,000 होगा, तो 30% उसका 30,000 होगा। बराबर है। फिर भी एक बार ज़रा कैलसी से आप लोग कंफर्म कर लेते हैं कि 1 लाख रुपीज़ का ये लिया, 1 लाख रुपीज़ इंटू, ठीक है 1 लाख रुपीज़ लिया इंटू 30%। वैसे मैंने बता दिया आपको, पर फिर भी एक बार कंफर्म कर ले, 30,000। तो 30,000 ये रुपये ये हुआ। अभी पहला जो 60,000 है ना, उसका सिर्फ 5%। तो मैं आपको एक्चुअली चारों स्लैब का 1 2 3 और 4, इसका 30,000 आया, लास्ट वाले में 1 लाख रुपीज़ जाएगा ना, तो ये सब मेरे को प्लस करना है। फिर ये 60,000 का 5% कितना, तो 60,000 का 5% कितना है, 5% 3,000, तो 3,000 आ गया फर्स्ट में। 60,000 का 3% अपना 5% 3,000 ये हो गया। फिर 1,40,000 का 1,40,000 का 10%, तो 1,40,000 का 10%, 14,000, तो ये आपको ऐड करना है इसमें 14,000, 3,000 14,000 30,000। और फिर 2 lakhs का 20%, तो 2 lakhs का कितना परसेंट, 20%, तो 20% 40,000। तो इसका मतलब क्या पता है बच्चों, कि अगर किसी का इनकम 5 lakhs हुआ ना, तो उसका टोटल गवर्नमेंट को टैक्स कितना जाएगा, एज पर एज दिस स्लैब इज कंसर्न, 30,000 प्लस 40,000, ठीक है 30,000 प्लस 40,000 प्लस 14,000 एंड प्लस 3,000, मतलब उसका टोटल टैक्स है 87,000 रुपीज़ उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो 5 लाख अगर उसकी इनकम है तो 87,000 उसको पे करना पड़ेगा। बट अभी फार्मूला में कैसे लिखने का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बच्चे लोग, अभी एकदम ध्यान से, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ इस बार इधर ध्यान दो, फर्स्ट 60,000 का 5% कितना निकाला था, जरा इधर बाजू में ना हम लोग लिख के रखते हैं और उसका क्यूमुलेटिव निकालते हैं। जैसे 60,000 का 5% कितना था, 3,000, तो मैंने इधर बाजू में ना 3,000 लिख के रखा, ये मेरे को इफ़ के अंदर डालना है। ठीक है, और फिर मैंने जब 1,40,000 का निकाला ना, 1,40,000, 1 लाख, फिर उसके बाद 40,000, उसका कितना परसेंट, 10%,
तो दिस इज योर 14,000। तो 14 में मैंने ऊपर का 3 ऐड कर दिया बच्चे लोग, क्यूमुलेटिव। हुआ मैं क्या कर रहा हूँ पता है, परसेंटेज का अमाउंट निकाल के ना उसको क्यूमुलेटिव करके रख रहा हूँ। तो 14 + 3 14 15 16 17, तो मैंने यहाँ पे लिखा 17,000। ये क्यूमुलेटिव है ना, इफ़ में बहुत काम आएगा आपको। फिर मैंने क्या किया, इसमें 2 lakhs का 20% निकाला, 2 lakhs का 20% निकाला, ठीक है। 40,000 है, 40,000 में मैंने ऊपर का 17 ऐड कर दिया, क्योंकि 17 में ऑलरेडी 3 एडेड है। प्लीज़ वापस 3 ऐड मत कर देना। 14,000 में 17, तो 40,000 + 17,000 कितना अमाउंट आया, 57,000। तो इधर आएगा 57,000। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, कितना 57,000। तो 57,000 और लास्ट वाले में डैश, लास्ट वाले में क्योंकि एक्सेस कहाँ तक जाएगा अपने को नहीं पता ना, उधर डैश कर दो। अभी यहाँ पे क्या करो, इसका अमाउंट का भी क्यूमुलेटिव निकालो। तो अमाउंट का क्यूमुलेटिव कैसे निकलेगा, 60,000, 60 + 140 इज 2 lakhs, 60 + 140 इज 2 lakhs, और फिर 2 lakhs + 2 lakhs इज 4 lakhs। यहाँ पे बच्चे लोग 4 lakhs आएगा, और यहाँ पे डैश कर दो। ये जो मैंने आप लोगों को क्यूमुलेटिव वाला मेथड बताया ना बच्चों, दिस इज़ द सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि अगर आपका इफ़ है ना, इफ़ आपको ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर आपने ऐसा किया। और हम लोग इससे करके एक बार अमाउंट भी देख लेंगे कि 5 lakhs अमाउंट का 87 आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई कर लेंगे, क्रॉस वेरीफाई। चलो, तो अभी इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू, हम लोग जो फार्मूला टाइप करेंगे वो सी में होगा, लेकिन जो टैक्सेबल इनकम है वो बी में है। बच्चे लोग टैक्सेबल इनकम बी में है, फार्मूला भले हम लोग सी में टाइप कर रहे हैं, बट जो टैक्सेबल इनकम है वो बी में। तो मेरा इफ़ कैसे बनेगा इधर, इफ़ बच्चे लोग ब्रैकेट B2 <= 60,000। 60,000 में ना कॉमा मत देना, 60,000 में कॉमा मत देना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये कॉमा का मतलब होता है दैन, तो इसीलिए अमाउंट में कॉमा कभी नहीं आएगा, ये ज़रा ध्यान रखना। फिर मैंने क्या बोला कि जो भी B2 होगा ना, B2 उसका कितना परसेंट, 5%, तो 5%। एक्सेल में अच्छी बात पता है क्या बच्चों, 5% इज़ डायरेक्टली अलाउड, 5% इज़ डायरेक्टली अलाउड, ठीक है ना। फिर उसके बाद वापस इफ़, इसमें कितने इफ़ आएंगे, 4 स्लैब है, 3 इफ़ आएंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला एक्सेस होगा वो लास्ट के कॉमा करके अपना कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफ़, यहाँ पे इफ़ B2 इज़ <= वैसे तो ये सब कुछ आप एक लाइन में टाइप करोगे, बट मैं इफ़ को है ना ऐसा ब्रेक करके दे रहा हूँ ताकि फार्मूला अच्छे से स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। B2 इज़ <= यहाँ पे 2 lakhs, यहाँ पे आएगा 2 lakhs। 2 lakhs में भी बच्चों कॉमा नहीं आएगा, ज़रा ध्यान रखना। अब मेरे को लेस करना पड़ेगा, B2 माइनस ऊपर का 60,000, ऊपर का 60,000 लेस किया, इनटू कितना परसेंट, 60 लेस करके कितना परसेंट, 10%, और ऊपर का अमाउंट 3,000 आपको ऐड कर देना है। क्यों मालूम है, क्योंकि 60 का परसेंटेज अलग है ना, तो अगर आपने 60,000 लेस किया तो 3,000 आपको ऐड करना ही पड़ेगा ना लास्ट में। फिर अभी तीसरा इफ़, बच्चे लोग ये लास्ट इफ़ है, इसके बाद कोई नहीं आएगा। हाँ, तो B2 <= तीसरा क्यूमुलेटिव अमाउंट क्या निकाल के रखा आपने, 4 lakhs, तो यहाँ पे 4 lakhs देना, हियर यू हैव टू गिव अ 4 lakhs। अभी B2 में से आपको लेस कितना करना पड़ेगा पता है, 4 lakhs के ऊपर का अमाउंट कितना है, 4 lakhs के ऊपर का अमाउंट है 2 lakhs, तो यहाँ पे -2 lakhs देना। अभी 2 lakhs लेस करने के बाद परसेंटेज कितना निकलेगा, तो 20% निकलेगा, और प्लस इसमें ऐड कितना कर देना, 17,000 ऐड कर देना। और अब आपका इफ़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके 3 इफ़ हो गए। ये जो कैलकुलेशन होगा ये डायरेक्टली आप लास्ट में इधर दे सकते हो, इधर दे दो बच्चे लोग कि B2 माइनस कितना, ऊपर का 4 lakhs, ऊपर का 4 lakhs माइनस किया, और इनटू कितना परसेंट, इनटू 30%, एंड प्लस आपको बोलना है 57,000। 57,000 बोल के कितना ब्रैकेट बंद करना है, 3 ब्रैकेट बंद और इंटर का साइन। बच्चे लोग 3 ब्रैकेट क्यों दिया पता चला ना, क्योंकि आप ध्यान से देखो ऊपर 3 इफ़ है। एक मैं थोड़ा स्क्रॉल करूँ इसको, हाँ अभी क्लियर है एकदम। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था कि 5 lakhs का 87 आना चाहिए, तो एक बार इसमें डाल के देखते हैं। देखो ना, अगर मैं इधर 5 lakhs रखूँगा ना, इधर 5 lakhs का अमाउंट, क्या <= 60,000 है, नो, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। फिर वो नीचे आ गया, दूसरे इफ़ के पास आएगा, क्या 5 lakhs <= 2 lakhs है, नो, मतलब इधर आएगा तीसरे इफ़ में, क्या 5 lakhs <= 4 lakhs है, नो, मतलब आपने क्या देखा बच्चों, 5 lakhs है ना, तीनों जगह पे नो है, नो नो नो, तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन लगेगा उसको।
अभी देखो ये कैलकुलेशन में से 87 आ रहा है कि नहीं। 5 लैक्स माइनस 4 लैक्स 1 लाख, 5 लैक्स माइनस 4 लाख 1 लाख, 1 लाख का 30% अपन ने ऑलरेडी निकाल के रखा था। 1 लाख का 30% इज 30,000, 30,000 प्लस 57,000, क्या 87 आ रहा है क्या? ज़रा चेक कर लेते हैं। 30,000 प्लस ऊपर का कितना ऐड किया? 57,000, 57,000 आ गया 87,000 बच्चे लोग। और 87,000 अपन ने पहले से मैनुअली निकाल के रखा है कि 87 आना चाहिए। नाउ दिस इज़ द फार्मूला, क्योंकि ये आप कुछ भी अमाउंट डालो, टैक्सेबल इनकम कुछ भी डालो, आपको करेक्ट इनकम टैक्स निकाल के देगा। लेकिन ये जो मैंने क्यूमुलेटिव वाला मेथड बताया ना बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ज़रा दिमाग में रखना, क्योंकि ये इनकम टैक्स का कैलकुलेशन। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा इनकम टैक्स के साथ आए, कभी कभी है ना ऐसा जो हो जाता है ना, फर्स्ट या फिर फर्स्ट की जगह पे अप टू लिखा रहेगा, अप टू 60, बाद में ना नेक्स्ट। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो ना जिसमें अप टू है या फर्स्ट है, बाद में नेक्स्ट है या फिर लास्ट में एक्सेस है, तो ऐसी चीज़ें इनकम टैक्स के साथ तो है ही। बट समटाइम वो क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन डिस्काउंट, कमीशन, इंसेंटिव्स किसी के साथ भी दे सकते हैं, बोनस, करेक्ट ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैलकुलेशन है ना, नॉट नेसेसरी ऑलवेज इट गिव्स यू विथ इनकम टैक्स। वैसे इनकम टैक्स में कैलकुलेशन ही इस तरह से होता है, बट वो कमीशन, कभी कभी इंसेंटिव्स, कभी बोनस किसके साथ भी दे सकते हैं। आपको पहचानना क्या है कि वो ये लॉजिक का है। आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा अप टू या तो फर्स्ट, बाद में नेक्स्ट करके, तो समझ जाना ये क्वेश्चन इस टाइप का है। बच्चे लोग ये ध्यान रखना। और ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का परफेक्ट सोल्यूशन। और ये देखो आंसर पूरा आपके सामने, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। अभी ध्यान से देखो, इसने कमीशन कैसे बोला है कि कमीशन एज 5% ऑफ सेल्स फॉर सेल्स अप टू 25,000 और 10% ऑन द सेल्स फॉर सेल्स अबोव 25,000 एंड अप टू 40, मतलब 40 माइनस 25 यानी नेक्स्ट 15 हुआ ना। बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखना, अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसका ही लॉजिक यहाँ पे आ रहा है, मगर उसने डायरेक्ट नेक्स्ट नहीं बोला। उसने क्या बोला कि अबोव 25 एंड अप टू 40। बच्चे लोग ये जो लिखा है ना, सेल्स अबोव 25 एंड अप टू 40, दिस इज नथिंग बट नेक्स्ट 15,000, नेक्स्ट 15,000 का कितना परसेंट? 20%, नहीं 10%। और जो फर्स्ट है ना अप टू का कितना परसेंट? अप टू इज़ 5%, अप टू कितना? अप टू 25,000, अप टू 25,000 5%। और लास्ट में लिखा है कि 20% ऑन द सेल्स अबव 40, अबव 40 मतलब 25 और 15 40 हुआ ना। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस कितना परसेंट? यहाँ पे दिया है 20%। बच्चे लोग अब भी हम लोग ने इनकम टैक्स सॉल्व किया। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन इनकम टैक्स की लॉजिक का है, बट आप देखो मैंने आपको पहले बोला था कि ऑलवेज वो इनकम टैक्स पे बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अरे किसके ऊपर पूछा? ये कमीशन के ऊपर पूछा। बच्चे लोग इसमें भी आप लोग को क्यूमुलेटिव वाला कंसेप्ट यूज़ करना है, क्यूमुलेटिव वाला कंसेप्ट। तो इसका क्यूमुलेटिव अमाउंट क्या होगा? चलो इसका क्यूमुलेटिव निकाले। 25,000 का 5%, रुको कैलकुलेशन निकालते। 25,000 का कितना परसेंट? 5%, 1250। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा 1250, यहाँ पे लिख के रखा 1250, ठीक है। फिर उसके बाद 15,000 का 10%, 15,000 का 10%, 1500, 1500, 1500 और ऊपर का प्लस 1250, 7250। तो यहाँ पे आएगा 7, क्यूमुलेटिव है ना, 2750। कैसे आया बच्चे लोग? वापस देखना, 15,000 का 10%, 15,000 का 10% कितना है? 1500। 1500 में ऊपर का 1250 ऐड कर देने का, प्लस 1250, तो 2750। इधर डैश कर दो, इधर डैश। अभी हमने इनकम टैक्स सॉल्व किया ना बच्चों, ये इनकम टैक्स की लॉजिक है। लेकिन दिया क्या था उसने? कमीशन। देखो ये डिफ़िकल्ट था कि नहीं? देखो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये पैराग्राफ में डाल के दिया, और पैराग्राफ में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये भी वही चीज़ बोल रहा है जो इनकम टैक्स का लॉजिक था। फिर आप लोग का ये अमाउंट का क्यूमुलेटिव निकाल लो। अभी तो ईजी है ना ये,
ये अप टू 25 मतलब ये 25 हो गया, तो ये 25,000, 25 प्लस 15 ये 40,000, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डैश। तो बच्चों अभी यहाँ पर आप लोग का कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? अरे आप लोग का उसमें कैसा था, 4 स्लैब था तो 3 इफ आए थे, यहाँ पे तीन स्लैब है तो कितने इफ आएंगे? 2। हाँ बच्चों लोग, इसका 2 इफ का कैसे बनेगा, इसका यहाँ पे सॉल्व कर दे। इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे कर रहा हूँ, इज इक्वल टू इफ अभी अपना जो सेल्स है वो किधर है? B2 में। तो अगर ये B2 लेस देन इक्वल टू कितना, अगर ये B2 लेस देन इक्वल टू है 25,000 तो कितना, अगर ये 25,000 लेस देन इक्वल टू 25,000 है तो 5%, किसका? B2 का ना। तो B2 इंटू 5%, वापस कॉमा, फिर से इफ़। आपको पता है बच्चों लास्ट टाइम मैंने इफ़ नीचे दिया था तो इधर भी मैं नीचे देता हूँ, इधर भी नीचे। इफ़ B2 लेस देन इक्वल टू क्यूमुलेटिव अमाउंट, ध्यान रखना क्यूमुलेटिव लेना है यहाँ पे। इसका क्यूमुलेटिव कितना है? 40 है, तो लेस देन इक्वल टू 40,000। तो फिर अभी कैलकुलेशन कैसा आएगा? पहले B2 में से ऊपर का 25 लेस करो, 25,000 लेस करो, और इनटू कितना बोलो? 10%, और प्लस कितना बोलो? 1250, और अभी लास्ट में कैलकुलेशन इधर आ जाएगा कि B2, ये लास्ट वाला कॉमा करके, B2 माइनस ऊपर का अमाउंट कितना है? 40,000 इंटू कितना परसेंट? इंटू 20% एंड प्लस 2750, और कितने ब्रैकेट बंद? 2 ब्रैकेट बंद। बच्चे लोग ये बन गया अपना कंप्लीट फार्मूला आपके सामने, किसका? कमीशन का, मतलब अपना कमीशन कैलकुलेशन डन। लेकिन एक बात बोलता हूँ, इनकम टैक्स का लॉजिक पे ही ये कैलकुलेशन हुआ है, मगर बच्चों ये क्वेश्चन को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया था, ये पैराग्राफ में डाला था। लेकिन कैसे पता चला इनकम टैक्स का है? देखो उसने क्या बोला था, अप टू 25,000 5% है, बट फिर 25,000 से लेके 40,000, तो 25 और 40 के बीच का अमाउंट हमने निकाल के 15 निकाला। मतलब वो बोलने की बात क्या है कि नेक्स्ट 15,000 को 10% है, तो हमने को पता चला कि ये अप टू नेक्स्ट का लॉजिक है। और अगर ये अप टू नेक्स्ट का लॉजिक है तो डेफिनेटली आपको फिर सॉल्व वैसा करना पड़ेगा, बराबर ना बच्चों? हाँ फाइन। अभी एडिशनल कमीशन क्या बोला उसने? एडिशनल कमीशन 10% निकालना, किसका? फॉर द सेल्स अबव 65,000, वेन एवर द सेल्स अबव 65,000, अदरवाइज द एडिशनल कमीशन इज 0। मतलब ये जो 65,000 है, 68 है ना बच्चों, ये इसका PQR का, तो PQR 68 का 10% मत निकालो प्लीज़, 68,000 का 10% नहीं, 68,000 में से पहले 65,000 कम करो, तो जो बाकी आएगा ना 5 6 7 8 3,000 जो आएगा ना 3,000, उसका 10% इज द एडिशनल कमीशन। मैंने क्या बोला वापस पता चला बच्चों? एडिशनल कमीशन एज 10% फॉर द सेल्स अबव 65,000, 65,000 के ऊपर के अमाउंट का 10% है। तो जो 68,000 है ये क्या नाम है उसका? PQR, उसको 68,000 का 10% नहीं मिलेगा कमीशन। 68,000 में से पहले 65,000 क्या होगा? लेस निकलेगा, कितना ब्रैकेट में से? 3,000 के ऊपर 10%, 3,000 का 10% इज 300, 300 रुपये उसका एडिशनल कमीशन है। आप सोचो अगर आप डायरेक्ट 68 का 10% निकालोगे तो 6,800 हो जाएगा, एंड दैट इज़ रॉन्ग अमाउंट ऑफ एडिशनल कमीशन। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? हाँ बच्चे लोग, एडिशनल कमीशन का फार्मूला देखो यहाँ पे, थोड़ा इसको नीचे ले लूँ यहाँ पे, बस इतना ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू एडिशनल कमीशन, तो इफ़ ब्रैकेट अपना किसके ऊपर है ये एडिशनल कमीशन? इसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर। तो सेल्स कहाँ पे? B2। तो इफ़ इट इज़ B2 ग्रेटर देन 65,000, अगर ये 65,000 के ऊपर है तो जो मेरा कैलकुलेशन है ना, पहले मेरा B2 में से 65,000 लेस होगा, तो जो भी अमाउंट निकलेगा ना बाहर ब्रैकेट में से, उसका 10% इज माई एडिशनल कमीशन, नहीं तो 0, क्योंकि यहाँ पे नील दिया ना, ये देखो 0 दिया है, तो कॉमा करके अगर नील भी दिया होता तो भी 0, क्योंकि अमाउंट तो 0 आएगा ना कैलकुलेशन में। बच्चे लोग ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ा गलती पता है क्या करते हैं? ग्रेटर देन 65 चेक करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बोल देते हैं B2 इंटू 10%, गलत। पहले B2 में से आपको लेस करना है कितना? 65,000, और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है 10% और फिर कॉमा करके 0। बच्चे लोग दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और अभी तीसरा जो फार्मूला है ना टोटल, वो तो बहुत ही ईजी है, कमीशन और एडिशनल कमीशन का टोटल करके टोटल में रख दो। तो ये फार्मूला बच्चे लोग बहुत ईजी। चलो ये फार्मूला यहाँ पे दे दो, इक्वल टू कमीशन, मतलब आप फार्मूला टाइप कर रहे हो E2 में, बट E2 में फार्मूला क्या बनेगा, C2 प्लस D2। अरे अभी 2 सेल के लिए सम का यूज़ करने का। बच्चों हमेशा याद रखना रूल, जब भी 3 या 3 से ज़्यादा सेल होगा ना तो सम इज़ बेटर, क्योंकि सम में रेंज आता है ना, रेंज। लेकिन अगर 2 सेल हो ना तो सम को बुलाने से अच्छा डायरेक्ट प्लस कर दो, डायरेक्ट को सेल एड्रेस दे के प्लस कर दो। कहाँ 2 सेल के लिए आप रेंज बना रहे हो, दोनों नज़दीक नज़दीक के सेल है ना कंटिन्यूस, तो C2 प्लस D2 सम बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ 3 और मोर देन 3 सेल होगा तो आप सम का हेल्प लो, ये ज़रा हमेशा याद रखना। और ये बना आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये बना आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अच्छा पैराग्राफ में, जब भी ऐसे पैराग्राफ में जो क्वेश्चन दिया होता है ना बच्चों, तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ने का, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा ना तो आपके फार्मूलाज करेक्ट नहीं जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी पैराग्राफ में क्वेश्चन होते हैं ना तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना। देखो क्या बोला उसने, इन अ वर्कशीट द नेम्स आर इंटर्ड इन कॉलम ए वाले कॉलम में नेम इंटर्ड है, करस्पॉन्डिंग बेसिक पे इज इंटर्ड इन कॉलम बी वाले कॉलम में बेसिक सैलरी बेसिक पे इंटर है फॉर 30%। 30% मतलब ड्रैग 31 तक करना, जब आप ड्रैग का स्टेप लिखोगे तो 31 तक करना। द फर्स्ट रो कंटेन हेडिंग एंड द रेस्ट ऑफ द रोज कंटेन डेटा। चलो ये तो ठीक है, तो हर जगह पे होता है, फर्स्ट में हेडिंग है बाकी में डेटा है। मेन क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है बच्चों, राइट द स्टेप्स टू ऑब्टेन इन कॉलम सी, क्योंकि ए और बी में तो डेटा ऑलरेडी आ गया ना, ए में क्या आ गया नेम, बी में क्या आ गया बेसिक पे, तो फिर नेक्स्ट कॉलम कौन सा CDE, सी में क्या HRA, डी में क्या DA, ई में क्या टोटल पे। फिर तीनों का कॉन्सेप्ट दिया है बच्चे लोग, तीनों का पॉलिसी बोलते हैं ना, पॉलिसी उसका बिजनेस पॉलिसी। तो पहला पॉलिसी क्या है कि जो HR है ना वो 20% ऑफ बेसिक पे है और ₹5000 विच एवर इज़ लेस, मतलब दोनों में जो कम होगा ना वो अमाउंट अपने आप एक्सेल तो ले लेना, या तो 20% निकालना या 5000 लेना, जो दोनों में छोटा होगा ना, विच एवर इज लेस मतलब जो छोटा, विच एवर इज मोर रहेगा तो दोनों में जो बड़ा होगा वो लेना। तो दिस इज विच एवर इज लेस का कंसेप्ट, विच एवर इज लेस होगा वो ले लेना। फिर DA इज 20% और बेसिक पे वेन एवर बेसिक पे इज लेस देन 5000, अदरवाइज इट इज़ 40%। और टोटल क्या है, टोटल इज नथिंग बट बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA। मतलब इन शॉर्ट ये वाले क्वेश्चन में वी हैव टू प्रिपेयर 3 फार्मूलाज। एक फार्मूला बनेगा C में, तो ये वाला फार्मूला C का, एक फार्मूला बनेगा D में, D वाले कॉलम में, और एक फार्मूला बनेगा E वाले कॉलम में, E। C वाला जो सेल होगा ना, C वाला सेल क्या है, C वाले सेल में HRA का फार्मूला ये रहा, इक्वल टू क्या बोला उसने, विच एवर इज लेस वाले कंसेप्ट में 20% निकालना बेसिक पे का, या 5000 रखना, जो कम रहेगा वो ले लेना। बच्चे लोग ये फार्मूला में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसे दिमाग में आएगा कि इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो इफ़ से ही होगा, 20% ऑफ बेसिक पे और ₹5000 विच एवर इज लेस, तो इसमें इफ़ आएगा। बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को ऐसा लगता है ये इफ़ आएगा और इफ़ के ट्रैक पे चले जाते हैं और वो रॉन्ग हो जाता है, सीधा मार्क्स गया। तो इसका फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू मिन, क्योंकि विच एवर इज मिनिमम है ना, अगर ये होता है ना विच एवर इज मैक्सिमम यानी विच एवर इज मोर तो फिर मैक्स आता। तो मिन में ना 2 चीज़ डाल दो, एक तो बेसिक पे कहाँ पे मिलेगा आपको, B2 इंटू कितना 20% या फिर कितना अमाउंट 5000। तो देखो बच्चों यहाँ पे ना एक्सेल को अगर आपने ये दे दिया ना तो एक्सेल इतना स्मार्ट है कि दोनों कैलकुलेशन उसका 20% पहले निकालेगा, फिर 5000 देखेगा, और जो भी आपको उसको छोटा दिखेगा वो अमाउंट सेल में आ जाएगा। तो क्वेश्चन भी तो वही है, विच एवर इज़ लेस, और जब भी क्वेश्चन इसका आता है ना विच एवर इज़ मोर, तो आपको इसमें एक ही चेंज करना है, मिन की जगह पे मैक्स, मतलब इसमें इफ़ नहीं आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये फार्मूला रॉन्ग क्यों जाता है पता है, उनको ऐसा लगता है ये इफ़ से सॉल्व होगा, और इफ़ वाले ट्रैक पे गए तो आपका फार्मूला रॉन्ग। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ बच्चों, अब इफ़ आएगा, अभी जो नेक्स्ट है ना डी ए, उसमें इफ़ आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या बोला है देखो ना, डी ए इज 25% ऑफ बेसिक पे वेन एवर बेसिक पे इज लेस देन, तो इसमें इफ़ आएगा, ये बराबर है। तो डी वाले कॉलम में मतलब डी ए, इफ़ बेसिक, बेसिक पे मतलब बी टू, अगर वो लेस देन 5000 है तो लेस देन का साइन देके 5000। तो कितना कैलकुलेशन करने को बोला उसने? 25% ऑफ बेसिक, 25% ऑफ बेसिक मतलब बी टू इंटू 25%, नहीं तो कितना, फिर से बी टू इंटू कितना परसेंट, 40%, और ब्रैकेट बंद, एक ही ब्रैकेट बंद है, एक ही इफ़ है। ये बन गया आंसर आपका। बच्चे लोग ध्यान दिया, दूसरे फार्मूला इफ़ आया, बट आपको ऐसा फील होगा कि पहले वाले फार्मूला में भी इफ़ आएगा, बट एक्चुअली वो इफ़ का कंसेप्ट है ही नहीं, वो विदाउट इफ़ है। ठीक है, चलो अभी तीसरा क्या है, थर्ड फार्मूला इज एकदम सिंपल, बेसिक पे प्लस डी ए प्लस एच आर ए, मतलब एच आर ए किधर है, तो एच आर ए सी में, बेसिक पे किधर है, बी में, और ये जो है ना डी ए वो तीसरे में, मतलब बी सी और डी तीनों सीक्वेंस में कॉलम है, तो सम यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने क्या बोला था, 2 सेल होंगे तो बिना सम के देना, बट 3 सेल होंगे तो बेटर है सम यूज़ करो। और तीनों लाइन में बेसिक पे मतलब कंटिन्यूस है, तो इज इक्वल टू सम, पहला क्या, B2 यानी बेसिक पे भी चाहिए ना, कॉलन, उसमें HRA भी ऐड करना है, C भी ऐड करना है, और उसमें DA भी ऐड करना है, D भी ऐड करना है, तो BCD, तो D दे दो, D, क्योंकि D में अपना वो है ना, ये देखो ना CDE, क्योंकि जो टोटल है वो तो आप लोग टाइप कर रहे हैं, E में टाइप कर रहे हैं, बट यहाँ पे आ जाएगा D2, और ये बन गया आपका तीनों फार्मूला रेडी। बच्चे लोग तीनों फार्मूला अपना रेडी। तो ऐसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस है ना, उसको थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर आपका विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा ना कि वर्कशीट कैसे बनेगी और क्या है, तब तक आपको है ना वो क्लिक नहीं होता है कि कहाँ जाके क्या टाइप करना है। और इसमें सबसे मेन विच एवर इज़ लेस विच एवर इज़ मोर का कंसेप्ट में इफ़ नहीं आता है। बच्चे लोग ये दिमाग में फिक्स कर लो, वो मीन और मैक्स से होता है। विच एवर इज़ मोर बोलेंगे तो मैक्स आएगा, विच एवर इज़ लेस बोलेंगे तो मीन आएगा। ये ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स इफ़ की तरफ जाएंगे और उनका फार्मूला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7। चलो तो अभी नेक्स्ट वीडियो में 8 ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।